जिस शहर की मिट्टी भी पारस है, ऐसा शहर बनारस है। गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ललिता। आ चुकी हूं आपके फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस के साथ। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल और आज हम बनारस वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य आयोजन के बाद एक बार फिर से हम सभी काशीवासी साक्षी बनने जा रहे हैं G20 समिट के पहली बैठक के आयोजन का। हमेशा से ही हम ये सुनते आए हैं कि हमारा ये भारत देश मेहमान नवाजी में हमेशा से आगे रहा है पूरी दुनिया में और हमें इस पर बहुत गर्व भी है। और बात जब विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत नगरी काशी की हो तो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत की परंपरा तो भाई हमेशा से ही अनोखी ही रही है। G20 देशों के अतिथियों का काशी में ग्रैंड वेलकम कर रही है सरकार और काशी के पावन धरती पर उतरते ही G20 देशों के मेहमानों को उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं की झलक देखने को मिली। अपनी संस्कृति को मेहमानों से रूबरू कराने के लिए एयरपोर्ट के रास्ते होटल ताज आते समय जयपुरिया स्कूल पर कर्मा लोक नृत्य, अतुलानंद केलट बाजार पर धोबिया लोक नृत्य किया गया। इसके अलावा मेहमानों के रुकने के स्थान पर होटल ताज पर लगाई राय लोक नृत्य और होटल क्लार्क्स में नटवारी लोक नृत्य से उनका स्वागत किया गया। और अब आपको ये भी बताते हैं कि हमारे विदेशी मेहमानों का बाबतपुर एयरपोर्ट पर परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर और शहनाई वादन से उनका स्वागत किया गया। हम G20 की बात कर रहे हैं, पर चलिए आपको आज बताते हैं कि इन G20 देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो उनके नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, इतने देशों के मेहमान कल से ही हमारे शहर बनारस में आ चुके हैं और जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्रोताओं, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि शहरों में जगह जगह पर G20 का लोगो लगा हुआ है, तो इसके बारे में भी आइए आपको अब कुछ बताते हैं। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से लिया गया है, जिसमें केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये विषय महा उपनिषद की प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। काशी में मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली गई हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया गया है। काशी में G20 की 5 बैठकें होनी हैं। इसी श्रृंखला की ये बैठक 17 से 19 अप्रैल तक चलेगी। आज सुबह 8:30 से 9:15 तक मेहमानों का पंजीकरण होगा और उसके बाद स्वागत भाषण सचिव डेयर एंड महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान हिमांशु पाठक जी देंगे और चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह होंगे। कार्यक्रम के बाद शाम के समय में इस मौके पर बनारस का मुख्य आकर्षण हमेशा से ही पहला आकर्षण गंगा घाट रहा है, तो G20 के मेहमान क्रूज के जरिए उसमें भी सम्मिलित होंगे। जाहिर सी बात है कि गर्मियों में पर्यटकों का आवागमन भी जारी है और G20 सम्मेलन भी है, तो ऐसे में
ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू बन जाता है और ऐसे में बड़ी भूमिका निभाते हैं यातायात अधिकारी, जिनके मार्गदर्शन में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रण में रहती है। आज इसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री दिनेश पुरी जी। आइए सुनते हैं। किसी भी देश की प्रगति में उनके बेहतर यातायात साधनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यातायात द्वारा प्राप्त सुविधाएं हमारे कार्यों को बहुत ही सरल और आसान रूप दे देती हैं। तो आज बात करेंगे बनारस में यातायात नियम किस तरह से चलाए जाते हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार पुरी जी। सर नमस्कार और स्वागत आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बनारस। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैसे तो बनारस टूरिस्ट सिटी है और इस कारण यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं, तो ऐसे में बढ़ते हुए यातायात को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बनारस का जो महत्व है वो पौराणिक सिटी के नाते और टूरिस्ट प्लेस के नाते बहुत ज्यादा है। और बीते वर्षों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद विकास की योजनाओं के मद्देनजर शहर का, इस जिले का बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है, जिसके मद्देनजर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जो है वो एक अपने आप में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के नाते भी और टूरिस्ट प्लेस के नाते रूप में बहुत विकसित आकार ले चुका है। अब रह गई बात, इस पूरे विस्तृत आकार में यातायात में क्या प्रबंध कर रखे हैं और कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके मद्देनजर मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि बनारस का जो पुराना जो ढांचा है वो काफी डेवलप करने के साथ साथ अभी भी वो 5 सड़कों के अंतर्गत ही मेन मुख्य जो 5 सड़कें हैं उनसे ही गवर्न होता है। और इसी कारण से जो है उन पर जो यातायात की व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ट्रैफिक के पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा रखी है। विभिन्न चौराहों और तिराहों पर उनकी ड्यूटी को रेगुलराइज कर रखा है। 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती थी पहले, अब पूरी की पूरी शिफ्ट का भी शेड्यूल 12-12 घंटे के हिसाब से लगाया जा रहा है। इसके मद्देनजर जो पीक डेज हैं, हमारे जो मुख्य त्योहार हैं या मुख्य तिथियां ऐसी हैं जिनमें फुटफॉल बढ़ जाता है हमारे यहाँ, उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। एक क्यूआरटी है जो क्विक रिस्पांस टीम कहलाती है, एक हमारे पास इंटरसेप्टर व्हीकल है वो भी इस पे कार्यरत है, 6 टीआई हमारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, प्लस एसीपी ट्रैफिक, मेरा पद अपने आप में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक। और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर पूरा जो बनारस की ट्रैफिक पुलिस का है वह काफी बृहद रूप से पर्यवेक्षित किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर यातायात व्यवस्था कायम करें। जी बहुत अच्छा। तो अगला सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी सर आपसे कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को आप किस तरह से जागरूक करते हैं? देखिए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो है वह लगातार जारी है और हम लोग प्रत्येक माह स्कूलों में, जब स्कूलों की टाइमिंग्स होती है उनके मद्देनजर हमारे यहाँ के जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स हैं, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक हैं, ये लोग विभिन्न स्कूलों में जाते हैं, डिग्री कॉलेजेस में जाते हैं, जो नवयुवक नई पौध आ रही है उसको सिखाते हैं कि कैसे चलना है, क्या नियम है और किन नियमों से जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बेहतर यातायात सुगम बनाने के लिए क्या अपना योगदान समाज में दे सकते हैं, इन सभी नियमों से स्कूलों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के माध्यम से, कुछ हमारी जो यहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो नागरिक सेवाएं हैं उनके माध्यम से, विभिन्न मठ हैं, संस्थान संगठन के हैं उनके माध्यम से, लगातार चौराहों तिराहों पर पंपलेट पोस्टर्स के माध्यम से, एफएम रेडियोज के माध्यम से, आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लगातार हम लोग अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारस बहुत ही प्राचीन नगरी है और इस नाते यहाँ की सड़कें बहुत ही सकरी हैं। ऐसे में रोड के किनारे वाहन खड़ी करने की समस्या यहाँ पर तो बहुत ही आम बात है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि नैरो रोड्स हैं, बहुत पुराना शहर है, गलियों का शहर उसके रूप में बनारस की पूरी व्याख्या निहित है। और इसके मद्देनजर लगातार जो प्रयास किए गए, विकास की विभिन्न योजनाएं चलाई गई, सड़कों को थोड़ा चौड़ा करने का प्रयास यद्यपि किया गया है, परंतु अभी भी जो यातायात का प्रेशर है, वो संख्या जो यातायात के वाहन है उनमें उनके कारण अभी भी नैरो प्रतीत होता है। पहला प्रयास तो ये रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो सड़कें मुख्य हैं उन पर किसी प्रकार की कोई पार्किंग न की जाए, परंतु फिर भी यदि किसी के द्वारा पार्किंग की जाती है तो वहां पर ये कोशिश होती है कि जो गलत तरीके से पार्किंग की गई है उनमें वहां पर उनका चालान किया जाए, उन गाड़ियों को सीज किया जाए। जो पुराने व्हीकल हैं वो काफी दिनों से खड़े हैं सड़क के किनारे, लावारिस प्रतीत हो रहे हैं, उनके विरुद्ध एक ऑपरेशन खटारा का नाम यहाँ चलाया गया है, जो पिछले 3 दिन से जो है अभियान में है और लगातार ये 15 दिन का अभियान है। जो सड़क पर वाहन है उनको अनाउंस करके पहले सूचित किया जाता है कि आप अपना किसी का भी वाहन है तो कृपया सड़क पे पार्क न करें। यदि इसके बावजूद भी वहां पर वाहन पार्क मिलता है तो उसको फिर वहां से पकड़ करके निश्चित रूप से लाके सीज किया जाता है। फिर उसकी कार्रवाई पेनल्टी की है, कंपाउंडिंग की है, ये सारी
विधिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये तो। और सर, अब कार्यक्रम में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं G20 सम्मेलन हमारे शहर बनारस में होना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनारस शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं? G20 के मद्देनजर बनारस का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, बाकी इंडिया के जितने भी शहर हैं सबको मौका भले एक बार मिला हो, दो बार मिला हो, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बनारस शहर को ये मौका 6 बार मिल रहा है। वर्तमान में 3 माह के अंतर्गत ये 6 विजिट हैं हमारे यहाँ। पहली विजिट हमारी अप्रैल में स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास साफ सफाई के, स्वच्छता के, साथ साथ सुंदरता के, ब्यूटिफिकेशन के, रोड की मरम्मत के, रोड के किनारे पेवमेंट के, पैदल चलने का मार्ग अलग करना, दोपहिया वाहनों का मार्ग अलग करना, फिर इसके अलावा रोड पे हमारे रेड लाइट सिग्नल्स की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, फिर सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से चालान की व्यवस्था को करना। ये विभिन्न प्रकार के प्रयास जो किए जा रहे हैं। G20 के मद्देनजर जो हमारा मेन वीआईपी रूट है उस पर अगर आप देखेंगे तो अक्सर अब अगर आप पिछले दिन के अपेक्षा आप पुनः कल रात के बाद अगर आप घूमने निकले तो आप महसूस करेंगे कि ब्यूटिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस किए गए हैं। हमारे जितने ट्रैफिक आइलैंड्स हैं वो ब्यूटिफाई किया गया है। साथ ही साथ G20 के मद्देनजर हम जो हमारे मेंबर के कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज के जो लोग आएंगे तो उनको सुरक्षित तरीके से सुगम यातायात दिया जा सके, तो उन सड़कों पर हमने अपनी ड्यूटी को बढ़ा रखा है। कोशिश की जा रही है कि बेहतर संचालन हो और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मी का जो व्यवहार हो संयत हो, संयम के साथ हो और साफ सुथरी वर्दी में बेहतर व्यवस्था देते हुए हम लोग यातायात मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी का। हम भी यही चाहेंगे कि ये प्रयास और भी अच्छा हो, हम सभी बनारसवासी भी इसमें अपना अपना योगदान दें। सर, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। थैंक यू सो मच ये अवसर देने के लिए। थैंक यू सर। निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमसे साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी काशीवासी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आज आप सुन रहे थे यातायात नियम पर, हमसे जुड़े थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री दिनेश पुरी जी। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना रत दुम दाना दुम दुम दाना रत दुम दाना दुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और अब इस प्रोग्राम में बातें हमारे शहर बनारस की। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी कि अपने रेडियो दोस्त ललिता के साथ। दोस्तों को बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और रोपवे बनने के बाद अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और खास तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा काशी की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों के लिए बाबा विश्वनाथ धाम जाने को भी मार्ग सुगम बनाया जाएगा। इसके लिए वाराणसी में सिग्नेचर रोड बनाया जाएगा जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। सिग्नेचर रोड 6 लेन की होगी। इस रोड में खूबसूरत डिवाइडर, फुटपाथ, ग्रीन एरिया, सेल्फी पॉइंट और खूबसूरत पेंटिंग इसे और खास बनाएंगी। रोड का निर्माण कुछ ऐसा होगा जो यहां आने वाले लोगों को वर्ल्ड क्लास एहसास कराएगी। इसके अलावा इसके निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ दरबार तक पर्यटकों को जाना और भी सुगम और आरामदायक होगा। साथ साथ लोगों को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी स्थित संकट मोचन धाम में एक तरफ जहां संगीत की त्रिवेणी प्रवाहमान है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व गुरु की कलाकृति भी जीवंत किया गया। भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को ध्यान में रखकर काशी के कलाकारों ने इस कलाकृति को तैयार किया है।
तिरंगे में सजे चित्र में एक तरफ जहां भारत के प्रधानमंत्री और तो वहीं दूसरी तरफ G20 के राष्ट्राध्यक्षों को उकेरा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। पहले बनारस की बेटियों के लिए नाम कैलेंडर निकाला गया। अब वाराणसी के फ्लाईओवर के नीचे बेटियों की तस्वीरें उकेरी जाएंगी। इस पहल में प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन करने वाली 20 बेटियों की लिस्ट तैयार की है। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम करने वाली 20 बेटियों को भी यहां जगह मिलेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि इन बेटियों से प्रेरित होकर शहर की अन्य बेटियां भी अच्छा काम करेंगी और जिले का नाम रोशन करेंगी। जी हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम उम्मीद भी ऐसी ही करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी में आ रहे कोरोना मरीजों के लक्षण में कुछ बदलाव आए हैं। सबसे ज्यादा लूज मोशन, उल्टी, गर्मी में और गले में दर्द, सिर भारी और इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना देश भर में फिर से अपना प्रसार कर रहा है, तो वहीं इसके लक्षण भी ओमिक्रॉन वाले ही हैं। इधर पेश आए मरीजों में सबसे ज्यादा लूज मोशन, उल्टी, गले में दर्द, सिर भारी के लक्षण दिख रहे हैं। और इसके लिए संक्रमण के दौरान क्या करें? भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क जरूर पहनें। संक्रमण के लक्षण दिखने पर स्वयं को लोगों के संपर्क में आने से बचाएं। खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह पर रुमाल या फिर टिश्यू जरूर रखें। तरल और सुपाच्य पदार्थों का सेवन करें। देखिए ना, देखते ही देखते मेरा समय हो गया जाने का और समय इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे और भी आगे बातें कर सकूं, तो आपसे अगली बातें होंगी मेरी अगले प्रोग्राम में। पर जाते जाते मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, आप पर नहीं, और रोए तो आपके लिए, आपकी वजह से नहीं। तो बेवजह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए। और अभी मुझे इजाजत दीजिए इस प्रोग्राम से। अभी के लिए बाय बाय। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया